दोस्तों, कोई आदमी कितना भी क्यों ना अच्छा हो, हर किसी ना किसी का कोई ना कोई तो सीक्रेट ज़रूर होता है जो किसी को बताने लायक नहीं होता है। आपका भी कुछ ऐसे सीक्रेट ज़रूर होंगे। ऐसे सीक्रेट्स को टारगेट करके एक सीरियल किलर लोगों को उनके असली चेहरे दिखाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानने वाले हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी जैक्सन पेस के घर से शुरू होती है। जैक्सन अपने कॉलेज से घर आता है। शाम को उसका इम्पोर्टेंट फुटबॉल मैच होता है और इसलिए उससे पहले वह थोड़ा रेस्ट करने घर आता है। घर आने के बाद उसे टेबल पर एक अंडे का शेप का टाइमर दिखता है। यह देखकर वह अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, फिर उसकी सिस्टर सैडी को, लेकिन शायद तब घर में कोई नहीं होता है। लेकिन जैक्सन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वह अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए कहता है कि मैं अब 4 घंटे की नींद लेता हूँ, उसके बाद मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और वह 4 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो रात हो चुकी होती है और उस अंडे का अलार्म बजने लगता है। जैक्सन ये देखकर हैरान हो जाता है। वह जल्दी से उठकर अपने फुटबॉल मैच के लिए तैयार होकर घर से निकलने वाला होता है कि वह देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला ही होता है और तो और उसने जो गाड़ी घर के बाहर पार्क की हुई होती है वह भी वहाँ नहीं होती है। यह देखकर वह डर जाता है और वापस घर में जाकर वह दरवाज़ा लॉक कर लेता है। उसके बाद वह 911 को फ़ोन करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जहाँ पर उसके साथ उसका कोई दोस्त होता है। उसके बाद वह देखता है कि घर के हर तरफ उसकी ही फ़ोटो चिपकाए हुए होते हैं। जिसके बाद जैक्सन उसके बेडरूम में जाता है और उसे फिर से किसी डक की आवाज़ आने लगती है, इसलिए वह गोल्फ स्टिक ले लेता है जिससे वह उस अनजान चीज़ को मार सके। दरवाज़ा खोलने पर उसे उसके फुटबॉल मेट को मारते हुए फोटोज दिखते हैं। दरअसल कैलब ग्रिसली गे होने के कारण जैक्सन उसे बुली करता था। जैक्सन डर जाता है क्योंकि यह सीक्रेट बस उसके फुटबॉल टीममेट्स को ही पता होता है, इसलिए वह यह देखकर डर जाता है कि किसने उसके ये फ़ोटोज़ लिए थे। जैक्सन कहता है कि अगर कोई इस घर में छुपा हुआ है तो मुझे उसे मारने की लीगली हक है, और तभी नीचे से एक चाकू जैक्सन का पैर काट देता है। इससे जैक्सन नीचे गिर जाता है। तभी वह किलर बाहर आता है। जैक्सन अपनी जान की भीख मांगता है, कहता है कि ऐसी चीज़ हम टीम बॉन्डिंग के लिए करते रहते हैं, इसमें कोई भी सीरियस मैटर नहीं है। इस दौरान जैक्सन नोटिस करता है कि किलर ने बिल्कुल उसके जैसा ही, मतलब उसके चेहरे जैसा मास्क पहना हुआ होता है। इसके बाद किलर उसके सीने में चाकू घुसा देता है। उसके बाद जैक्सन के मोबाइल पर उसके पापा का कॉल आता है और किलर फ़ोन काटकर सबको जो उस मैच में बैठे हुए होते हैं और जो खिलाड़ी भी खेल रहे होते हैं उनके पास वह एक वीडियो सेंड करता है जिसमें जैक्सन कैलेब को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। उसके बाद सब कैलेब को देख रहे होते हैं, जिसके बाद सबको जैक्सन के बारे में पता चल जाता है कि वह कैलेब को बस इसलिए बुली करता था क्योंकि वह एक गे है। कई लोग कह रहे थे कि किसी को बुली किया जाए तो डायरेक्ट मारना सही नहीं है। कई लोगों को लग रहा था कि ये सब कैलेब ने ही किया है, लेकिन कैलेब उस समय गेम में था, क्या उसने किसी किलर को हायर किया था? ऐसे सब लोग कन्फ्यूजन में ही थे। दूसरे दिन कॉलेज में जैक्सन के लिए फ्यूनरल रखा जाता है, जिसके बाद एक ग्रुप को जैक्सन के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है। उसी समय कैलेब वहाँ से गुजरता है। मकाने, जो कि इस मूवी की लीड है, वह कहती है कि हमें कैलेब को इस सब के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जैक्सन के टीममेट्स उसे आखिरी अलविदा कहते हैं। जिसके बाद सब कॉलेज में लंच कर रहे होते हैं। तब जैक सैनफोर्ड को उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पापा ने जैक्सन का घर क्यों खरीद लिया। तब जैस कहता है कि उस घर में जैक्सन का मर्डर हुआ है, उसके पेरेंट कैसे वहाँ रहते, इससे अच्छा है कि वह शहर में कोई और मकान ले ले। तभी कैलेब वहाँ आता है, लेकिन उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहा होता है, इसलिए डार्बी उसे उनके ग्रुप के साथ बैठने के लिए कहती है। तभी कैटी, जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है, वह एक स्टोरी सबको सुनाती है जिसमें वह डार्बी को उसके जेंडर के लिए कुछ बकवास बातें करती है। साथ ही में कैलेब के गे होने का भी वह जिक्र करती है और जैक्सन के लिए वह चर्च में एक प्रे रखती है। इस दौरान रोड्रिगो को कुछ पिल्स देते हुए मकानी नोटिस करती है। मकानी को देखकर ऑली मुस्कुराता है। डॉर्बी को इसके बाद बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि किलर को अब कैटी को भी मारना चाहिए। तभी वह देखते हैं कि जैस की गाड़ी पर सैनफोर्ड फैमिली फक ऐसे किसी ने लिखा हुआ होता है। जैस इसे देखकर कहता है कि यह सच बात है, मेरे डैड सच में ही ऐसे ही है, मतलब बुरे हैं। उसके बाद वह ग्रुप उस गाड़ी में बैठकर स्मोकिंग करते हैं। इसके बाद ऑली उनके सामने आ जाता है और उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चला जाता है।
एलेक्स कहती है कि ऑली सोशियोपैथ है, जिसके बाद जैज कहता है कि तुम्हें तो सभी सोशियोपैथ ही लगते हैं। जिसके बाद मकानी का घर दिखाया गया है। मकानी उसकी ग्रैंडमदर के साथ रहती है। उसकी दादी को स्लीप वॉक की प्रॉब्लम होती है और वही वह डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर वह मकानी के पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मकानी ने शायद वहाँ पर बहुत ही बुरा कुछ झेला था और मकानी नहीं चाहती थी कि उसका पास्ट उसके इन नए दोस्तों को पता चले। मतलब मकानी का भी कोई सीक्रेट था। मकानी को पोएम्स लिखने का शौक था, लेकिन उतने में ही उसको किसी का मैसेज आता है। वह ऑली होता है। वो मैसेज में उसे न्यू पोएम के बारे में पूछ रहा होता है। जिसके बाद मकानी अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ देख रही होती है, जिसमें वह ऑली के साथ समर की छुट्टियों में डेट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही समर ख़त्म होता है, वह ऑली के साथ दूरियां बना लेती है और अपने ग्रुप में रहने लगती है। ऑली हमेशा ही अकेला रहता है और बाकी लोग उसे अजीब और सोशियोपैथ समझते हैं। जिसके बाद ऑली का मैसेज आता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकती हो। रात में मकानी को एक अजीब सपना आता है, जिसमें एक बोन फायर जल रहा होता है और साथ में कुछ लड़कियों की आवाज़ भी आती है। और तभी उसकी दादी के रूम की बेल्स बजती है। इससे मकानी उठ जाती है। उसकी दादी को स्लीप वॉक की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वह उन्हें देखने के लिए जाती है। लाइट चालू करने पर मकानी देखते हैं कि रूम में चीज़ें खुली पड़ी हुई होती है और दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है। इसलिए मकानी बाहर जाकर दादी को आवाज़ देती है और जैसे ही वह रूम के अंदर जाने लगती है, तभी उसकी दादी वहाँ अचानक से खड़ी हुई होती है। यह देखकर मकानी डर जाती है, लेकिन फिर वह उसकी दादी को कहती है कि आप फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही हो। दूसरे दिन चर्च में कैटी जैक्सन की प्रे के लिए तैयारी कर रही होती है। कैटी मार्कस के साथ बात कर रही होती है, लेकिन तभी मार्कस अचानक से गायब हो जाता है। कैटी मार्कस को आवाज़ लगाती है और तभी उसे मार्कस का मैसेज आता है कि वह बहुत बीमार है और इसीलिए वह आज अकेले ही वह प्रोग्राम को संभाले। उसी दौरान कोई दरवाज़ा लॉक करते हुए दिखाया जाता है और तभी स्क्रीन पर कैटी का पॉडकास्ट चलने लगता है, जिसमें वह वाइट सुप्रीमेसी के बारे में कह रही होती है। मतलब कि वाइट लोग और लोगों से ज़्यादा लायक और बुद्धिमान होते हैं। मतलब रेसिज्म की बात कर रही होती है और यही कैटी का वह सीक्रेट होता है जो वह सबसे छुपाती थी, लेकिन किलर को यह बात पता थी। तभी कैटी पीछे मुड़कर देखती है और उसके पीछे वह किलर उसका मास्क लगाकर खड़ा हुआ होता है। कैटी यह देखकर डर जाती है और उस किलर से कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये किसका पॉडकास्ट है। लेकिन किलर तभी अपना चाकू निकाल देता है। फिर कैटी कहती है कि हाँ, ये मैंने ही रिकॉर्ड किया था और बस मज़े के लिए मैंने इसे पोस्ट किया था। यह बस ऐसे ही मैंने इंटरनेट पर डाल दिया था, लेकिन इससे उस किलर पर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर कैटी भागने लगती है, लेकिन दरवाजे लॉक होने के कारण वह वहाँ से भाग नहीं पाती और किलर उसे पेट पर चाकू मार देता है। इससे कैटी अधमरी हो जाती है और वह नीचे छुपकर रेंगने लगती है, लेकिन तभी वह किलर फिर से आ जाता है। कैटी जल्दी से एक अलमारी जैसी चीज़ पर छुप जाती है। अलमारी लकड़ी की होने की वजह से वहाँ से किलर चाकू मारता है और तभी कैटी 911 को कॉल करती है। कॉल करके उस किलर के बारे में बता रही होती है कि तभी अलमारी के पीछे से किलर चाकू कैटी के मुंह में घुसा देता है। उसके बाद उस चर्च के फादर आकर वह दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कैटी उस चर्च के छत से लटकी हुई होती है। जिसके बाद पुलिस पूरे शहर में रात के 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा देती है। मकानी अपने लैपटॉप पर अपने नाम मकानी यंग सर्च करती है। जिसके बाद वह मकानी सांग वो सर्च करती है और फ्लैशबैक में उसे पुलिस अरेस्ट करते हुए वह देखती है। शायद वह मकानी का कोई पास्ट है और तभी मकानी को रोड्रिगो का कॉल आता है। वह कह रहा होता है कि थैंक्स तुम यहाँ शिफ्ट होने के लिए। रोड्रिगो की बातों से पता चलता है कि रोड्रिगो अपने पेरेंट्स से परेशान रहता है और उसे बात बात पर मेडिसिन खाने की आदत होती है। आगे वह कहता है कि क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता जहाँ पर कोई किलर लोगों को नहीं मार रहा हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। तब मकानी कहती है कि देखो तुम मुझे कॉल करने की बजाय एलेक्स को कॉल क्यों नहीं करते। तब रोड्रिगो कहता है कि मैं उसे प्रपोज करने से डरता हूँ। तभी मकानी लैपटॉप में देखती है कि उसकी फ़ोटो आती है और साथ में लिखा आता है कि हवाई ट्रिब्यून लोकल 3 अरेस्टेड। पुलिस कैटी के दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाती है। जज मकानी से पूछता है कि किलर क्यों सबको मार रहा होता है। तब मकानी कहती है कि क्योंकि उनके पास कुछ सीक्रेट्स थे। सबको अभी भी लग रहा था कि कैलेब ने ही वह 2 खून किए हैं, लेकिन एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि ऑली ने ही वह मर्डर किया है, क्योंकि उसका ना तो कोई दोस्त था और उसका पास भी कुछ ट्रेजिक सा था। इसलिए जैज को इस दौरान कहा जाता है कि आपके फादर ने एक वकील हायर करके आपको इस पूछताछ का हिस्सा ना रहने के लिए कहा है। मतलब कि आपको पुलिस को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बेशक जैज के फादर बहुत अमीर थे और इसीलिए उसे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी, लेकिन जैक इस बात से खुश नहीं था।
वह दूसरों से अलग है ऐसा महसूस करता था। बाहर आने पर कार पर सैंडफोर्ड फैमिली फार्म्स का लेबल देखने को मिलता है, मतलब कि जैज के फादर का फार्म्स का बिजनेस था। जैज अपने फादर को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर उसे बाजू की सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। यह देखकर पता चलता है कि जैज के फादर उसे कंट्रोल करते थे और जैज अपने फादर से डरता था। लास्ट में पूछताछ के दौरान मकानी और ओली दोनों ही रह जाते हैं। जिसके बाद ओली कहता है, थैंक्स मकानी मुझे इग्नोर करने के लिए। ओली कहता है कि समर की छुट्टियों में तुम मुझसे मिली थी, तुम भी नॉर्मल नहीं थी उस वक्त, तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था शायद, तब तुमने खुद से ज़्यादा एबनॉर्मल लड़के को डेट किया और अब जब स्कूल शुरू हो गए हैं तो खुद को मुझसे अलग करके अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही हो। तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आ रही है। तभी ओली का भाई, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वह मकानी को पूछताछ के लिए बुलाता है, जहाँ पर ऑफिसर उसको पिछला यूनिवर्सिटी छोड़ने का रीज़न पूछता है, लेकिन मकानी ऐसे ही दूसरा रीज़न दे देती है। जिसके बाद मकानी ओली से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और कर्फ्यू होने के बावजूद वह दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वह एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। तभी कुछ लोग भागते हुए उनके कार से टकरा जाते हैं। मकानी और ओली डर जाते हैं, लेकिन तभी मकानी को एक मैसेज आता है कि जैज ने अपने घर में एक सीक्रेट पार्टी रखी है और उसने अपने कॉलेज के सभी दोस्तों को उसमें इनवाइट किया होता है। उस घर के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर अपने सर्विस के कार्ड बेच रहा होता है। मकानी अंदर जाने के बाद देखती है कि सब स्टूडेंट एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बता रहे होते हैं और तभी मकानी के ग्रुप उसे बुला लेते हैं और फिर से ओली अकेला हो जाता है। ओली चाहता था कि मकानी उसे ग्रुप में बुलाए, पर मकानी उसे नहीं बुलाती है। मकानी कहती है कि ये ऐसी सीक्रेट पार्टी क्यों रखी गई है। तब जैज कहता है कि लोगों को अपने सीक्रेट दूसरों को बतानी चाहिए, जिससे वह किलर को कोई मौका नहीं मिले कि वह किसी को उनके सीक्रेट के लिए मार दे। ओली उस ग्रुप को ही घूर रहा होता है। तब एलेक्स उसे कहती है कि क्या तुम कोई सीक्रेट शेयर करना चाहते हो या फिर ऐसे ही अजीब तरीके से हमें घूरते रहोगे। और तभी रोड्रिगो कहता है कि हम सबको पता है कि तुम एक सोशियोपाथ हो। ग्रुप में सब अपने अपने सीक्रेट बता रहे होते हैं और तब एलेक्स अपना सीक्रेट बताती है कि उसका सीक्रेट क्रश रोड्रिगो है। उसके बाद रोड्रिगो भी कहता है कि उसे भी एलेक्स के साथ सेम फीलिंग है। मकानी कहते हैं कि उसका सीक्रेट पोएट्री लिखना है। जैज कहता है कि वह इस साल ग्रेजुएट नहीं होने वाला है और तभी जैज अपने जेब से पिस्तौल निकाल देता है। इससे सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। जैज शराब पीने के बाद सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम मुझ पर हंसते हो, मेरे ट्रक पर गालियाँ लिखते हो, तुम्हें लगता है कि मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा हूँ। मेरा बाप तुम सब लोगों की ज़मीन हड़प कर एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो तुम लोग सही हो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी और एक सीक्रेट है, और वो है नाजियों की जंग का सामान, जिसको जैज ने हुक्का और बॉन्ग्स मारने के पाइप्स बना दिए थे। उसके बाद रोड्रिगो वापस से कुछ पिल्स खाता है। उसके बाद एलेक्स और रोड्रिगो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। उसके बाद रोड्रिगो को नीचे पड़ी एक पिल दिखती है। उसके बाद पूरे फ्लोर पर पिल्स पड़े हुए होते हैं। यह देखकर रोड्रिगो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि वह वही पिल्स होते हैं जो रोड्रिगो हर वक्त खाता रहता था। उसके बाद उस पार्टी में सभी को रोड्रिगो का वीडियो भेजा जाता है, जिसमें सभी को पता चल जाता है कि रोड्रिगो को पिल्स लेने की एडिक्शन है। तभी पार्टी में लाइट चली जाती है। वह किलर पार्टी में आ जाता है। किलर ने रोड्रिगो का फेस लगाया होता है, इसलिए सभी बाकी स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं। रोड्रिगो का पीछा वो किलर करता है, जिससे छुपकर रोड्रिगो एक पाइप जैसी चीज़ में घुस जाता है, जहाँ पर किलर उस पाइप में कई बार चाकू के वार करता है। लेकिन रोड्रिगो जैसे तैसे बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है। रोड्रिगो उस घर के बाहर आ जाता है। तभी पीछे से किलर उस पर पुलिस टेसर से हमला कर देता है, जिससे वह रोड्रिगो पानी में गिर जाता है। बाद में किलर रोड्रिगो को पकड़कर उसके मुंह में कई पिल्स डालकर उसका गला काट देता है। इस मर्डर के बाद स्कूल बंद किया जाता है और मकानी और उसका ग्रुप रोड्रिगो के जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं। अब एलेक्स को यकीन हो रहा था कि ये सब ओली ने ही किया है। मकानी को अब भी वह बॉनफायर के सपने आ रहे थे। स्कूल भी वापस से शुरू हो गए थे और स्टूडेंट वापस से नॉर्मल हो गए थे। लेकिन एलेक्स को ही नहीं, बल्कि कई स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये सब मर्डर्स ओली ने ही किए हैं और इसीलिए उन्होंने उसके लॉकर पर मर्डरर पेंट किया था। लेकिन मकानी ये बात नहीं मान रही थी और इसलिए वह एलेक्स को समझा रही थी कि ऐसा नहीं है। लेकिन एलेक्स बता रही थी कि पार्टी में रोड्रिगो ने ओली को चिढ़ाया था और 1 घंटे बाद ही उसका मर्डर हो गया। तब मकानी कहती है कि अगर तुम इतनी ही श्योर हो तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। तब डार्बी कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है इसीलिए। एलेक्स कहती है कि ओली का भाई पुलिस में है और किलर पुलिस टेजर का यूज़ करता है, तो इससे हम क्या समझे।
और पुलिस के पास हम सब के बैकग्राउंड पहले से ही फाइल में होते हैं और ये सब चीज़ें करने के लिए पुलिस का नज़दीकी होना ज़रूरी है, जो कि ऑली ही है। सब मकानी को समझा रहे थे। एलेक्स कह रही थी कि ऑली बहुत ही डिस्टर्ब लड़का है। क्या तुम्हें पता है कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? मकानी इससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद फिर से ऑली का मैसेज आता है, लेकिन मकानी उसे इग्नोर कर देती है। मकानी की दादी अपने चेकअप के लिए बाहर जाती है। दूसरे दिन ऑली मकानी को घुमाने के लिए उसके घर आता है। मकानी के दिमाग में अभी भी वो शक था जो उसके दोस्तों ने ऑली के बारे में बताया था। ऑली मकानी को सैंडफोर्ड फार्म में ले जाता है, उसे ओशियन जैसा फील करवाने के लिए। मकानी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम खतरनाक हो। तब ऑली कहता है कि हो सकता है, और शायद इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ ले आया है जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। तब मकानी कहती है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सीक्रेट पता होना चाहिए। तब ऑली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं पता? फिर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और तभी ऑली को उसके भाई का कॉल आ जाता है, इसलिए वह वहीं रुक जाता है। जब ऑली उसके भाई के साथ बात कर रहा होता है तब मकानी कार के डैशबोर्ड में रखा हुआ टेजर देख लेती है, जो कि वह किलर यूज़ करता है। इससे मकानी का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑली कहता है कि मेरे भाई को लगता है कि वो मेरा डैड है। तब मकानी कहती है कि तुमने मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कभी बताया नहीं। यह सुनकर ऑली के चेहरा उतर जाता है, जिसके बाद मकानी उसे सॉरी कहती है। लेकिन ऑली उसे बताता है कि एक पेड़ पर टकरा कर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरे डैड ऑन द स्पॉट गुजर गए थे और मेरी माँ दूसरे दिन हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट के वक्त वो दोनों ड्रंक थे। लोगों को लगता है कि दोनों ने सुसाइड की थी, क्योंकि मुझ में बिहेवियर इश्यूज़ है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत खराब भयानक कुछ हो जाए तो लोगों को किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और तुमसे बेहतर ये कौन जान सकता है ना मकानी? मकानी कहती है कि क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है? और यह बोलकर वह गुस्से से कार से उतर कर चली जाती है। ऑली उसे आवाज़ देता है लेकिन वह रुकती नहीं है। लेकिन जब ऑली उसे मकानी सन वू कहता है तब वह रुक जाती है। ऑली कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। जिसके बाद मकानी उस टैक्सी ड्राइवर के साथ घर वापस चली जाती है। मकानी को लगता है कि कहीं वो सीरियल किलर ये टैक्सी ड्राइवर तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। मकानी काफ़ी डरी हुई होती है क्योंकि उस वक्त वो घर में अकेली होती है, इसलिए वह सभी दरवाजे लॉक करके अपने पास एक चाकू रख के सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में आँख लगने के बाद उसे फिर से वही सपना दिखता है, लेकिन इस बार उसे एक आधी जली हुई लड़की दिखती है और तभी उसकी दादी के रूम की बेल की आवाज़ से वह उठ जाती है और देखती है कि उसका रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वह देखती है कि उसके पास रखा हुआ चाकू भी वहाँ से गायब होता है। मकानी डर के शायद पुलिस को कॉल कर रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है कि अगर मैं होती तो मेरी जगह तुम्हें उस बोनफायर में ढकेल देती। मकानी घबरा कर फ़ोन नीचे गिरा देती है। इसके बाद वह देखती है कि एक रूम में आग जल रही होती है। मकानी ऑली को आवाज़ देती है और वह धीरे धीरे उस रूम में जा रही होती है। इसके बाद उस पूरे रूम में किसी जली हुई लड़की के फ़ोटो चिपकाए हुए होते हैं। मकानी डर से रोने लगती है। जिसके बाद वह देखती है कि नीचे एक न्यूज़पेपर गिरा हुआ होता है जिसमें लिखा है कि स्टूडेंट को एक लड़की को जलाने के जुर्म में अरेस्ट। और जैसे ही वह उस न्यूज़पेपर को लेने के लिए झुकती है तभी वह किलर उसका मास्क लगाकर उस घर में घुस जाता है और मकानी पर टेसर से हमला कर देता है। मकानी नीचे गिर जाती है। वह किलर मकानी पर कुछ पेट्रोल जैसी चीज़ डालता है और वही न्यूज़पेपर जलाकर मकानी को जलाने ही वाला होता है कि तभी एक कार वहाँ आ जाती है। इससे उस किलर का ध्यान भटक जाता है और यही मौका देखकर मकानी उस किलर का पैर खींचकर उसे गिरा देती है। इससे वह किलर वापस उठकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एलेक्स वहाँ आ जाती है। वो ये सब देखकर डर जाती है और पुलिस को बुलाती है। मकानी कहती है कि तुम सही थी, वह किलर ऑली ही है, अब सबको पता चल जाएगा। एलेक्स कहती है कि क्या पता चल जाएगा, और तभी एलेक्स के फ़ोन में एक वीडियो मैसेज आता है जहाँ पर मकानी का अरेस्ट का फ़ोटो दिखता है। दूसरे दिन मकानी हॉस्पिटल में होती है। उसके पास उसकी दादी और उसके दोस्त भी होते हैं। मकानी कहती है कि वह वहाँ पर था। तब उसकी दादी कहती है कि चिंता मत करो, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। तब मकानी कहती है कि क्या उसने सभी को मैसेज भेज दिया? तब डार्बी कहती है कि मैंने वो पूरा पढ़ा ही नहीं, हम सब तुमसे वह सुनना चाहते हैं। तब फिर से फ्लैशबैक में मकानी को वह बोनफायर दिखता है जिसके कुछ लड़कियां उन्हें किडनैप करके वहाँ लाती है। वह लड़की कह रही थी कि तुम स्विमिंग कंपटीशन में स्टेट लेवल में जीत सकती हो। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। और वह मकानी और उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स को कुछ पिलाती है, शायद वह बियर थी।
जिसके बाद मकानी बताती है कि वह उसके सीनियर्स द्वारा किडनैप की गई थी। वह एक तरह की रैगिंग जैसा था। जिसके बाद नशे की हालत में मकानी जास्मिन को धक्का दे देती है। जास्मिन उस बोनफायर में गिर जाती है। जिसके बाद जास्मिन तो बच जाती है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरीके से जल जाता है। उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया था। मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे जान से मारने की धमकियाँ आती थी। मेरे पेरेंट्स इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे और इसी वजह से उनका डिवोर्स हो गया। इसकी वजह मैं खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी और इसीलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी, मेरा माँ का नाम लेकर, एक नया इंसान बनने के लिए। और तभी डार्बी कहती है कि हाँ, तुम वो इंसान नहीं हो जिसने ये सब किया, मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। और फिर सब मकानी को सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद ऑली को अरेस्ट किया जाता है। मकानी फ़ोन में उसके कुछ पुराने फ़ोटोज़ दिखती है, जिसमें उसके पुराने स्विमिंग पार्टनर्स दिखते हैं। उसकी फ्रेंड जास्मिन भी दिखती है। मकानी जास्मिन को कॉल करने वाली होती है, लेकिन फिर वह मन बदल लेती है। उस शहर में सैंडफोर्ड फैमिली एक कॉर्न फेस्टिवल में खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करती है, जिससे लोग ज़्यादा सेफ फील कर सके। जिसके बाद मकानी की बस छूट जाती है और तभी मकानी को मैसेज आता है कि ऑली को छोड़ दिया गया है। और तभी ऑली कार लेके आ जाता है। मकानी उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागकर वापस स्कूल में चली जाती है। मकानी 911 को कॉल करती है और बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और तभी वह कैलेब से टकरा जाती है। वो उसे डर के मारे गले लगा लेती है, लेकिन तभी कैलेब के पीछे से पेट में चाकू घुस जाता है। वह किलर कैलेब का मास्क पहनकर मकानी के हाथों में वह चाकू थमा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे से ऑली आता है। वह कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वह कैलेब को देखता है और हॉस्पिटल को कॉल कर रहा होता है। मकानी को कॉर्न कोल्ड मेज का स्टिकर दिखता है। उस कॉर्न मेज में वह किलर सबको जलाने वाला होता है, इसलिए वह हर तरफ पेट्रोल डाल रहा होता है और अगले ही पल वह पूरे फार्म को आग लगा देता है। मकानी जैज को कॉल कर रही होती है, लेकिन वह फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता है। वह सब उस फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। कैलेब की हालत अब ठीक थी। डार्बी कह रही थी कि जैज के फादर ने कई लोगों की ज़मीन खरीदी है। कुछ लोग इससे जैज के फादर को बहुत ही हेट करते हैं और उसके फादर ने खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी डालकर कुछ पुलिस वालों को भी नाराज़ किया है। ये सभी बातें उनमें हो रही होती है। मकानी ऑली से माफ़ी मांगती है और तभी वह देखते हैं कि फार्म में आग लगी हुई होती है। तभी जैज का कॉल आता है कि पूरे फार्म में आग लग चुकी है, मेरे डैड भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। और वह फ़ोन रख देता है। मकानी और उसका ग्रुप कार लेकर वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को निकालने के लिए मकानी ऑली को उस आग में गाड़ी चलाने के लिए कहती है और वह उसमें सफल हो जाते हैं। जिसके बाद ऑली डैशबोर्ड से वह टेसर खुद की सेफ्टी के लिए निकाल लेता है। उस फार्म में किलर ने बहुत से लोगों को मारा हुआ होता है। मकानी डार्बी और एलेक्स को बाकी लोगों को बचाने के लिए कहती है और खुद ऑली के साथ जैज को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि वह किलर जैज के फादर के साथ बात कर रहा होता है और अगले ही पल वह उनकी खोपड़ी में तलवार घुसा देता है। जिसके बाद वह अपना मास्क निकालता है, तब वह किलर जैज होता है। यह देखकर मकानी और ऑली सदमे में आ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता है। जैज आगे कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने इस मूवमेंट का कितनी बार इमेजिनेशन किया था। ये मेरे पापा के कर्मों का ही फल है जो वह मुझ पर लादते थे। और तभी ऑली अपना टेज़र निकालकर जैज को सोशियोपैथ कहता है, लेकिन शायद ऑली ने कभी वह टेज़र यूज़ नहीं किया हुआ होता है, इसलिए वह मिस कर जाता है और जैज ऑली के पेट में तलवार घुसा देता है और कहता है कि मैं सोशियोपैथ नहीं हूँ। जिसके बाद जैज कहता है कि अगर मैं सोशियोपैथ होता तो मेरे में ज़ीरो इमोशंस होते। और तुम्हें पता है कि ये मास्क बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है। तुम मुझे नहीं जानते हो और मकानी तुम खुद को भी नहीं जानती हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ खुद को अपनाने से इनकार करने में लगा दी है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं अमीर पैदा हुआ और मैं क्यों इसके लिए बुरा फील करूं। तुम सब लोग अपने चेहरे पर अच्छाई का मास्क लगाकर घूमते हो। तुम सब हिपोक्रिट हो, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। बाकी ना सैंगबू, मैं तुम्हारी तरह अपने डैड का सरनेम नहीं छुपा सकता हूँ। मैं लोगों को दिखाता हूँ वो जो रियल में है। मकानी कहते हैं कि जैज तुम पीछे हट जाओ, वरना। जैज कहता है वरना क्या तुम मुझे भी आग में ढकल दोगी? जैक्सन, कैटी, कैलेब जैसे मुझे भी मार दोगी? और जैसे रोड्रिगो को मारा और ऑली को मारा वैसे मुझे मारने जा रही हो तो मैं खुद की सेफ्टी के लिए तुम्हें मार सकता हूँ। मैं पुलिस को बताऊंगा कि ये सब तुमने ही किया है। और तभी ऑली वापस से टेजर मारता है और फिर उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन मकानी अपने हाथों में रखे चाकू को जैज के पेट में घुसा देती है। मकानी कहती है कि देखो जैज, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है तुम उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये कैसा लॉजिक है?
देखो जैज, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने के लिए कोई भी मास्क नहीं पहनी हूँ। और मकानी उसे मार देती है। ऑली अभी भी वैसे ही पड़ा था, लेकिन वह बच जाता है, जिसके बाद एट दी एंड सब ठीक होते हुए दिखाया जाता है। मकानी भी जैस्मिन को कॉल करती है और सभी गिले शिकवे मिटा देती है और सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। सो इस मूवी का कंक्लूजन निकाले तो यह है कि जैज अपने आप से खुश नहीं था। वह एक अमीर बाप का लड़का था और वह अपनी फैमिली लेगेसी को हेट करता था। वह मानता था कि वह एक अमीर घर में पैदा हुआ, इसमें उसकी गलती नहीं है और लोग उससे इसी वजह से उससे क्यों हेट करते हैं, जबकि जैज जो है वही दिखाता है और इसलिए वह उन लोगों को टारगेट कर रहा था जो कि कोई ना कोई सीक्रेट छुपाते हैं। वो अपने ऊपर एक अच्छाई का मास्क लगाकर घूमते हैं, लेकिन बाद में उसने कैलेब जो कि एक गे था उसे भी मार दिया और लास्ट में उसके फादर को भी। इससे ये पता चलता है कि जैज एक कंफ्यूज लड़का था। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले किसी वीडियो के साथ। बट तब तक के लिए